क्राइम इन्वेस्टिगेशन की यह कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की और साल है 2016। इंटेल में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर काम करने वाली निधि शर्मा बेंगलुरु के एक पॉश इलाके वृंदावन लेआउट में महावीर किंग पैलेस के नाम से एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहा करती थी। और निधि इस फ्लैट में अकेली नहीं रहती थी, बल्कि उसके साथ उसकी एक फ्लैटमेट भी थी जो वहीं रहती थी और उसका नाम था कुसुमलता सिंगला। निधि की तरह कुसुमलता सिंगला का ताल्लुक भी करियर वाइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से था। वो आईबीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। यानी दो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक फ्लैट में फ्लैटमेट के तौर पर रहा करते थे। 19 जनवरी 2016 की शाम को निधि शर्मा अपने काम के सिलसिले में अपने घर से अपने फ्लैट से बाहर थी। जब वो 7:30 बजे शाम को घर लौटी तो वो ये देखकर ठिठक गई कि फ्लैट के दरवाजे पर कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। उसने ऐसे तो उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो अंदर गई। जब वो अंदर गई तो डर के मारे उसके मुंह से चीखें निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि अंदर उसकी फ्लैटमेट कुसुमलता की लाश पड़ी है और पास में कुछ खून के छींटे और पड़े हुए हैं। वो चीखती हुई बाहर आई और बाहर आकर उसने उस अपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको इस सीन के बारे में, इस मंजर के बारे में जानकारी दी। सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन फ्लैट में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई निधि जो कह रही है बात वही है। अंदर खून के छींटे भी थे और निधि की फ्लैटमेट कुसुमलता सिंगला मृत हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। अब आसपास के लोग वहां जमा हो गए। सिक्योरिटी गार्ड और आसपास के लोगों ने मिलकर बेंगलुरु पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं मिस्टर प्रशांत, लोकल पुलिस स्टेशन है कादुगोडी, उस कादुगोडी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मिस्टर प्रशांत वहां मौके पर पहुंचे अपने दलबल के साथ और उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच करते हुए उन्होंने सबसे पहले निधि और कुसुमलता के बारे में जानकारी जुटाई। निधि के बारे में यह पता चला कि वो इंटेल में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। कुसुमलता के बारे में यह पता चला कि वो आईबीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। और यह भी पता चला कि इस फ्लैट में निधि पहले से रहती थी और निधि ने तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले अखबार में एक इश्तिहार दिया था, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसे एक फ्लैटमेट की दरकार है। कोई अगर फ्लैट शेयर करना चाहे तो वो साथ में रह सकती है। कुसुमलता को भी फ्लैट की ज़रूरत थी। वो भी किसी दूसरे शहर से शिफ्ट होकर बेंगलुरु आई थी, तो उसने निधि शर्मा से कांटेक्ट किया। दोनों में बात बन गई और दोनों ने ये फ्लैट शेयर कर लिया और दोनों अब साथ ही रहते थे। अब पुलिस ने निधि से कुसुमलता के बारे में पूछना शुरू किया। ये जानना चाहती थी पुलिस कि कुसुमलता के रिश्तेदार कौन हैं, क्या कोई यहाँ आता जाता है, दोस्त कौन है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन निधि शर्मा को कुसुम के बारे में ज़्यादा कोई भी जानकारी नहीं थी। बल्कि निधि से बात करने के बाद पुलिस ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि निधि और कुसुम फ्लैटमेट तो ज़रूर थे, उनका मिलना जुलना भी होता था, साथ में कुछ चीज़ें कभी शेयर भी करते थे, लेकिन अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे लेकर दोनों बड़े सीक्रेटिव थे और रिजर्व थे। दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बातचीत नहीं करते थे। यही वजह है कि निधि को कुसुमलता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका किनसे मिलना जुलना है, कहाँ उठना बैठना है, नाते रिश्तेदार कौन है। और यही वो वजह थी कि निधि कुसुम की मौत के बारे में भी पुलिस को कोई खास सुराग नहीं बता पाई, नहीं दे पाई। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की तो कुसुम के बारे में जो भी इनिशियल जानकारी मिली उससे पुलिस को यह पता चला कि कुसुम जो है वो मैरिड है, लेकिन वो तलाकशुदा है, डाइवोर्सी है और वो अकेली रहती है। कुसुम के बारे में जब पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है और तकरीबन 6 महीने पहले वो बेंगलुरु आई है। इससे पहले वो गाजियाबाद में रहती थी और दिल्ली एनसीआर में ही जो आईबीएम के यूनिट्स हैं या आईबीएम का ऑफिस है वहाँ पर वो काम करती थी, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया था। तो 6 महीने पहले वो बेंगलुरु पहुँची थी और बेंगलुरु में कहीं और रह रही थी, लेकिन 3 महीने पहले वो निधि शर्मा के साथ इसी महावीर किंग पैलेस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। अब पुलिस ने जब और जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो ये भी पता चला कि कुसुम जो है दोबारा शादी करना चाहती थी और उसने कुछ मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल भी डाल रखी थी ताकि अगर कोई परफेक्ट मैच उसे मिले तो वो उसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए। ये तो रही कुसुम के पर्सनल लाइफ की बात, जिसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। सीन ऑफ क्राइम की अगर बात करें तो सीन ऑफ क्राइम पर खून के छींटे ज़रूर थे, लेकिन ये कत्ल किसी तेज़ धार हथियार से नहीं हुआ था।
बल्कि मौके पर ही लैपटॉप का चार्जर पड़ा हुआ था, जिसे देखने से यह क्लियर था कि कुसुमलता की हत्या भी लैपटॉप के चार्जर से गला घोंटकर की गई थी। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि खून के छींटे कहाँ से आए? तो उसका जवाब यह है कि कई बार इस तरह के स्ट्रैंगुलेशन के मामले में ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और खून जो है नाक और मुंह से भी बाहर आने लगता है। प्लस जब किसी की हत्या की जाती है और अगर मरने वाला शख्स नशे में ना हो तो वो विरोध भी करता है, तो वहाँ पर छीना झपटी धक्का मुक्की होती है, तो कई बार चोट लगने की सूरत में भी खून निकलता है और खून के छींटे बिखरे हुए होते हैं। तो सीन ऑफ क्राइम कुछ ऐसा ही था, खून के छींटे ज़रूर थे, लेकिन किसी तेज़ धार हथियार से कुसुमलता का कत्ल नहीं हुआ था। एक जीन्स भी उसी मौके पर पड़ी हुई थी, जो जीन्स शायद निधि शर्मा की थी, और वो उसमें भी खून के छींटे थे, जिसे कातिल ने मोड़ कर एक कोने पर फेंक रखा था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस ने यह भी रियलाइज़ किया कि कुसुमलता का मोबाइल फ़ोन गायब था, यानी कातिल जो भी था कुसुम का फ़ोन लेकर चला गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक गेटेड सोसाइटी, यानी जिसमें प्रॉपर गेट लगा हो, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हों, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों, बहुत विजिलेंट जहाँ की व्यवस्था हो, वहाँ पर कोई आदमी इस तरह से किसी के घर में घुसकर कत्ल करके चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस को भी इस कैसे का जवाब जानना था। तो पुलिस ने तफ्तीश करते हुए इस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने और गेट पे जाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। पुलिस की टीम गेट पर पहुंची और गेट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने उन कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन करना शुरू किया। और गेट में जो भी आगंतुक होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, उनका नाम नंबर वगैरह सिक्योरिटी गार्ड्स लिख कर रखते हैं, तो पुलिस ने उसे भी चेक किया। तो पुलिस को जानकारी ये मिली कि दोपहर को 12:20 पर सुखबीर सिंह नाम का एक आदमी महावीर किंग पैलेस में एंटर हुआ था, और ये आदमी निधि शर्मा और कुसुमलता का जो फ्लैट है वहाँ जाने के इरादे से आया था। इसने बाकायदा जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जो रजिस्टर होता है उसमें अपना नाम भी लिखा था, सुखबीर सिंह, और सुखबीर सिंह ने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था, और रीज़न फॉर विजिट में उसने लिखा था पर्सनल। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने आसपास के लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड से, वहाँ रहने वाले लोगों से सुखबीर के बारे में पूछताछ की, यहाँ तक कि निधि शर्मा से भी पूछताछ की, कुसुम के फ्लैटमेट से तस्वीरें दिखाई, तो कोई भी इस लड़के को, इस आदमी को पहचान नहीं पाया। यानी सुखबीर को चेहरे से तो लोग देख रहे थे सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कहता कि हाँ मैं तो इसे जानता हूँ। तो सुखबीर की कोई पहचान किसी को नहीं पता थी। अब पुलिस के पास इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का एक ही जरिया था कि वो पता करे कि वो मोबाइल नंबर सुखबीर ने जिसकी एंट्री वहाँ की थी, वो मोबाइल नंबर जो है कहाँ पर इस वक्त है, उसकी लोकेशन क्या है, और वो कहाँ से चलकर यहाँ आया है, किस जगह से आया है, उस मोबाइल नंबर के ज़रिए पुलिस ही पता करे। तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर पर एंटर किया हुआ था, पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन लगाया और ये देखने की कोशिश की कि नंबर कहाँ है, उसको फ़ोन उठाने वाला शख्स कौन है। तो वो नंबर जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई, और सीडीआर निकालने के बाद पुलिस को झटका लगा। झटका इसलिए लगा क्योंकि वो फ़ोन नंबर बेसिकली डिफंक्ट था, काफ़ी समय से एक्टिव ही नहीं था। तो जब फ़ोन नंबर ही डिफंक्ट था, एक्टिव नहीं था, तो सीडीआर पुलिस निकाल भी लेती तो उसकी लास्ट लोकेशन और वहाँ पर आते वक्त के लोकेशन और फिर वहाँ से भागने के बाद कहीं और उस फ़ोन के एक्टिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो तफ्तीश मोबाइल फ़ोन के मामले में एक डेड एंड पे जाकर, यानी एक आखिरी छोर पर जाकर थम गई, रुक गई। अब इस मामले की जांच कर रही पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि वो आगे कैसे बढ़े। लेकिन पुलिस को निधि शर्मा से कुसुमलता का मोबाइल नंबर मिल गया। अब जब कुसुमलता का मोबाइल नंबर मिल गया तो पुलिस ने ये जो सुखबीर नाम के आदमी का मोबाइल नंबर था उसकी सीडीआर निकालकर, पुलिस को कुछ खास तो पता नहीं चला, लेकिन जब कुसुमलता का मोबाइल नंबर मिला तो पुलिस ने कुसुमलता का सीडीआर निकाला और उसे चेक किया। और जब चेक किया तो देखा कि कुसुमलता की एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर कई बार बातचीत हुई है अपनी मौत से पहले, और उस दिन भी बातचीत हुई है, घटना से कुछ देर पहले तक भी बातचीत हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि शायद यही सुखबीर का असली मोबाइल नंबर है। पुलिस ने उस नंबर को बड़ी खामोशी से सर्विलांस पर डाल दिया, चुपके से सर्विलांस पर डाल दिया, और ये देखने लगी कि ये मोबाइल नंबर कहाँ पर एक्टिव है। तो पुलिस को पता चला कि वो दिल्ली एनसीआर के पास ही जो फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के पास एक जगह है पलवल, पलवल के एक गाँव में वो नंबर एक्टिव है। यानी पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को ये पता चला कि सुखबीर नाम का जो आदमी कुसुमलता के घर आया था वो इस वक्त फरीदाबाद के पास पलवल में है। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम
अगले ही दिन फ्लाइट से पलवल के लिए निकल गई और पलवल के उस गांव में पहुंची जिस गांव में सुखबीर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे थे। पुलिस को पिन पॉइंट लोकेशन पता चली। पुलिस ने दबिश डाली और सुखबीर को उसके घर से दबोच लिया। वो वहाँ इत्मीनान से सो रहा था जो 24 घंटे पहले बेंगलुरु में एक लड़की का कत्ल करके आया था। पुलिस ने अब सुखबीर को पकड़ा, उसे दबोचा और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस के पास ऑलरेडी सुखबीर के सीसीटीवी फुटेज थे। पुलिस ये भी कंफर्म करना चाहती थी कि यही वो आदमी है या नहीं। तो पुलिस के लिए ये बात कंफर्म थी कि हाँ यही सुखबीर है, नाम उसने सही लिखा था और उसका चेहरा हूबहू उस सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले शख्स से मिलता था। तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसकी गिरफ्तारी हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के साथ उसका चेहरा जिस तरह से रिजेंबल कर रहा था, मिल रहा था, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा था कि पुलिस ने किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ा है। अब जब सुखबीर को पुलिस ने पकड़ लिया तो पता चला कि ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो याहू और एसेंचर जैसी कंपनीज़ में काम कर चुका है और बेंगलुरु में रह भी चुका है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल की थी। सुखबीर के बारे में जब और पूछताछ हुई, जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। पता चला कि उसके ऊपर बहुत सारा लोन भी है। कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोन के दलदल में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो सुखबीर भी उन्हीं लोगों में था। अब सवाल ये था कि सुखबीर का कुसुमलता से क्या रिलेशन, और सुखबीर ने वो कुसुमलता के पास बेंगलुरु क्यों पहुंचा, कुसुमलता ने क्यों अपने घर में उसे एंट्री दे दी और क्यों सुखबीर ने उसका कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुखबीर से पूछताछ शुरू की और सुखबीर ने जो कहानी सुनाई वो बड़ी शॉकिंग थी, बड़ी हैरान करने वाली थी। अब वो कहानी आप सुनिए। सुखबीर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे पैसों की तंगी थी और बहुत सारा लोन था, तो उसने ये तय किया था कि वो किसी अमीर महिला को या अमीर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाएगा और उससे वो रुपए पैसे वसूलेगा और अपने कर्ज से वो मुक्ति पाएगा। ये उसका एविल डिज़ाइन था, यानी शैतानी शातिर थी, मतलब शातिराना चाल थी। तो इसी प्लान के मुताबिक न्यू ईयर पर, यानी 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016 के बीच, यानी न्यू ईयर के मौके पर सुखबीर जो है वो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर अलग अलग लड़कियों की प्रोफाइल पर रैंडमली विजिट कर रहा था और उन्हें फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेज रहा था। और ये बेसिकली किसी लड़की को फांसने की उसकी एक रैंडम कोशिश थी। यूं ही जिसकी भी तस्वीर अच्छी लगी, लगा कि हाँ ये अमीर लग रही है, उसे हैप्पी न्यू ईयर भेज दिया। तो 31 दिसंबर 2015 की रात को उसने फेसबुक पर कुसुमलता सिंगला का प्रोफाइल देखा। कुसुमलता की तस्वीर काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। उसको लगा कि कुसुमलता उसकी प्रोबेबल शिकार बन सकती है। उसने कुसुमलता को हैप्पी न्यू ईयर भेज दिया। वो चूँकि बेंगलुरु में रह भी चुका था तो उसको लगा कि अगर कुसुमलता से दोस्ती हो जाए तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहाँ जिसके बारे में उसे आइडिया है, तो वो कुसुमलता से मिल भी लेगा। और कुसुमलता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक तलाकशुदा महिला थी और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। तो कुसुमलता को जैसे ही उस रैंडम नंबर से सुखबीर का हैप्पी न्यू ईयर मैसेज आया, कुसुमलता ने उस हैप्पी न्यू ईयर मैसेज पर रिवर्ट किया और उसको विश किया अपनी तरफ से। इसके बाद दोनों के बीच में चैटिंग की शुरुआत हुई और फिर बातचीत की शुरुआत हो गई। कुसुमलता सुखबीर से मिलना चाहती थी, उसके मन में क्यूरियोसिटी थी और वो चाहती भी थी कि अगर सुखबीर अच्छा लड़का हो तो उससे शादी कर लें। और सुखबीर के मन में ये था कि कुसुमलता को फांस कर प्रेम प्यार की कहानियाँ सुनाकर उससे पैसे वसूलेंगे। शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। तो खैर, बातें हालांकि सुखबीर ने भी शादी करने की थी। अब जब सुखबीर कुसुमलता से बातचीत करने लगा तो कुसुमलता ने उसको इनवाइट किया कि बेंगलुरु आओ, कभी मिलते हैं, बात करते हैं। कुसुम को यह भी पता था कि निधि कब काम पर जाती है और कब वापस लौटती है, तो कुसुम के पास काफ़ी वक्त था डे आवर में। 19 जनवरी के दिन उसने सुखबीर को अपने घर बुलाया। सुखबीर फ्लाइट लेकर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु में महावीर किंग पैलेस के उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां कुसुम रहती थी और गेट से कुसुम से बात की, अपना डिटेल ब्यौरा उसमें दर्ज करवाया। हालांकि मोबाइल नंबर उसने गलत दिया और फिर कुसुम के फ्लैट में पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर सुखबीर को थोड़ा थोड़ा झटका भी लगा। कुसुमलता की प्रोफाइल पिक्चर जैसी थी और सोशल मीडिया पर वो जैसी लग रही थी, सुखबीर को
हकीकत में कुसुम वैसी नहीं लगी। तो फिर वो अब बहुत जल्दी कुसुम से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि मैं इतने पैसे खर्च करके बेंगलुरु से आया हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ चला गया तो कैसे काम बनेगा। तो वो कुसुम को लूटना चाहता था, उसने प्लानिंग कर ली थी। और इसी प्लान के तहत 12:20 पर उसकी एंट्री हुई थी। थोड़ी देर वो बैठा, कुसुम के साथ उसने बातें की और उसके बाद वो अपनी असलियत पर उतर आया। उसने कुसुम से उसको डरा धमका कर उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया और ये भी चेक किया कि मोबाइल फ़ोन में उसका सिग्नेचर कहीं है या नहीं है। मोबाइल फ़ोन में कुसुम का सिग्नेचर कहीं था, उसका फ़ोटोग्राफ था, तो वो भी उसने इंश्योर कर लिया कि हाँ सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ भी है। चेकबुक ले ली लूटपाट करते हुए और एटीएम कार्ड भी उसका ले लिया। इस तरह सुखबीर ने कुसुमलता की तमाम कीमती चीज़ें, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ये सारी चीज़ें लूट ली। यहाँ तक कि एटीएम का पिन कार्ड भी उससे ले लिया और फिर उसी के फ्लैट में जो लैपटॉप का चार्जर था, उस चार्जिंग केबल से गला घोंट कर उसकी जान ले ली। इसके बाद तफ्तीश जब आगे बढ़ी पुलिस की, तो पता चला कि लूटपाट करने के बाद वो बेंगलुरु के एक मॉल में भी गया और वहाँ से उसने अपने लिए शॉपिंग की। उसके पास कुसुमलता का तकरीबन सारा पैसा आ चुका था, क्योंकि चेकबुक उसके पास था, कुसुमलता का सिग्नेचर उसको पता था। वो फोर्ज करके उसने उससे हज़ारों रुपए निकाले भी। और फिर उसी दिन उसने कुसुमलता के पैसों से ही फ़्लाइट की टिकट बुक कराई कत्ल करने के बाद, और मुंबई होते हुए वो दिल्ली आ गया और दिल्ली से फरीदाबाद अपने घर जाकर आराम से सो गया। उसे पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने अपना मोबाइल नंबर ही गलत लिख रखा था और उसे लगता था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेशक वो मोबाइल नंबर गलत था, लेकिन उससे कुसुम की जो बातचीत हो रही थी, कुसुम के मोबाइल नंबर के ज़रिए पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया और आखिरकार पुलिस उससे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। पुलिस के पास इस मामले का कोई चश्मदीद तो नहीं था, लेकिन उस फ्लैट में उसकी एंट्री के सीसीटीवी फुटेज थे। अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी वो गया, जहाँ से उसने ख़रीदारी की, उन जगहों पर उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी। उसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन फरीदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से फिर मुंबई होते हुए फरीदाबाद तक, वो भी पुलिस के पास थी। तो ये सारे एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस थे, लेकिन काफ़ी कंक्रीट थे। और इन एविडेंस की बदौलत आखिरकार इस आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और 7 अप्रैल 2018 को उसे कोर्ट ने ताउम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। तो ये था पूरा मामला, जिसमें एक रैंडम हैप्पी न्यू ईयर मैसेज की वजह से एक कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई और इस वारदात को सुलझाने का जरिया बनी एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि गलत था। तो आज के लिए इतना ही।